नमस्कार सुभाष जी। आपको सुनना हमेशा अच्छा लगता है और उसके साथ ही मुझे लगता है कि बहुत कुछ जानने को है। तो आज तो मेरी कोशिश इतनी सी है कि मेरी अपनी जिज्ञासाएं बहुत हैं। जो काम आप कर रहे हैं, जितना आपका लेखन है, उसमें इतनी सारी चीजें हैं कि इतने छोटे से समय में तो बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपकी इजाजत हो तो धरातल के कुछ मुद्दों की बात मैं आपसे समझना चाहूंगी। आपका परिचय एक बार हम अपने दर्शकों को और देखने वालों को जरूर दे दें कि एक वैज्ञानिक होने के साथ इतिहासकार, संस्कृति की समझ, लेखन की समझ, तकनीक की समझ, ये जो पूरा दर्शन है, भाषा की समझ, और प्रधानमंत्री की जो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है, उसके आप सदस्य भी हैं। दायरा बहुत सारा है बात करने का, लेकिन सिमट कर मुझे लगता है कि वहां से शुरू करें, क्योंकि हम जमीनी बात अगर हम करें तो जो 70% आबादी है भारत की, उसकी तकलीफें तो बहुत है, लेकिन उसके पास बहुत सारी खूबियां भी हैं जो भारत को भारत बनाती हैं। और आपकी किताब में देख रही थी, आपने 30 से ज्यादा किताबें, ये मैंने पढ़ी है। मैं रोज साथ लेके घूमती हूँ, इतना जितनी बार पढ़ती हूँ उतनी बार नया नया पर्सपेक्टिव मुझे मिलता है इसको पढ़ने से। तो बात वहां से शुरू करते हैं कि अभी पिछले सालों में हमने देखा कि भारत को एक नए सिरे से देखने की कोशिश हो रही है, नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश हो रही है, जो कि नई पीढ़ी और हमारी भी पीढ़ी शायद उस मायने में नहीं सोचा करती थी। तो भारत को भारत कहने लगे, इंडिया की बजाय भारत कहना हम प्रेफर करने लगे हैं। तो वो जो सारे एक डिस्कोर्स है कि हम एक डीकोलोनाइजेशन की जब जब भी आप बात करते हैं, आपकी बहुत सारी बातें मैंने सुनी हैं, तो उसमें आपको कहाँ लगता है कि हम जमीन के लोग धरातल के नजरिए से भारत को किस मायने में देखना चाहिए? मुद्दों की बात और थोड़ी सी आगे करूंगी, पहले आपसे शुरुआत करूं। धन्यवाद शिप्रा जी, मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। तो जो ये प्रश्न है डीकोलोनाइजेशन का, वो इसलिए खड़ा हुआ है कि हमें जो आजकल सिचुएशन है विश्व में, देशों के बीच में, संस्कृतियों के बीच में, तो उसमें प्रॉपरली नेविगेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो। और अभी तक पिछले 6-7 दशकों में भारतीयों ने अपने आप को यूरोप या कॉलोनियल लेंस से देखा, क्योंकि वही हमें पढ़ाया गया। जो हमने हिस्ट्री बुक्स में, स्कूल या कॉलेज में पढ़ा, हमें बताया गया कि ये आपकी संस्कृति थी, आपकी संस्कृति में विज्ञान नहीं था, अधिकतर अप्रेशन था, हायरार्की थी। और फिर यूरोप आया, उसने हमें इस सब से स्वतंत्र किया और अब हम विज्ञान से जुड़ रहे हैं। और ये पूरा जो डिस्कोर्स है गलत है, और इसी के बारे में मैं अपनी पुस्तक में भी लिखा है, क्योंकि मैंने काफी कुछ काम विज्ञान के इतिहास पे किया है, तो इसलिए मैं काफी सुपरिचित हूँ कि भारत में क्या इसकी परंपरा थी। और ये बिल्कुल गलत है। ये इसलिए अब आप पूछेंगी तो ये डिस्कोर्स कैसे उभरा? ये इसलिए उभरा कि 18वीं या 19वीं शताब्दी में जो यूरोप के इतिहासकार थे, उनको भी इस चीज के बारे में मालूम नहीं था। उस समय उनको मालूम नहीं था, और उस समय काफी कंफ्यूज सिचुएशन थी, और वो भारतीय भाषाएं नहीं जानते थे। कुछ लोग जो संस्कृत जानने वाले यूरोपीय अंग्रेज थे, उनमें से कुछ ने काफी कुछ अच्छा भी लिखा, लेकिन जो अधिकतर लोग थे उनको मालूम नहीं था। तो उन्होंने वो पुरानी बातें दोहराते रहे। और स्वतंत्रता के बाद ऐसा कुछ जो हमारे लीडर्स थे, नेता थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि शायद अच्छी बात ये होगी हमारी राजनीति के लिए कि हम जो हमारा अतीत है उसको भूल डालें, चाहे वो महान था या ना था, उसको भूल डालें और केवल भविष्य पे ही केंद्रित रहें। और इसलिए मुझे याद है, जब मैं IIT दिल्ली में गया तो वहां की लाइब्रेरी में 1850 से पहले की कोई पुस्तकें नहीं थी, पहले के काल की कोई पुस्तकें नहीं थी। तो ये जनरल कंसेंसस था भारत में सब लोगों का, चलिए जो हुआ सो हुआ, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब वो ठीक है, काफी कुछ ये भी कहा जा सकता है कि अच्छी पॉलिसी है, हमें भविष्य की ओर केंद्रित होना चाहिए, लेकिन भविष्य को ठीक तरह से नेविगेट करने के लिए जरूरी है कि आप में विश्वास रहे।
अगर आप में आत्मविश्वास नहीं हो तो आप केवल हमेशा देखते रहेंगे कि और कोई क्या कह रहा है हमारे बारे में, और क्या हमें ये क्षमता है कि हम ये चीज कर सकते हैं, हम साइंस में कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, और वो हमें उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं थी। और इसलिए ये बहुत जरूरी हो चुका है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें पुरानी चीजें इसलिए उभारनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे से लड़ने लगे, नहीं, कि हमें जो भी हुआ उसके साथ वी मेक पीस, उसको हम मान लें, देख लें, और फिर हम केंद्रित होएं कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि अब तो देखिए आजकल अगर आप विश्व की आर्थिक सिचुएशन को देखेंगे, भारत इस समय तीसरी बड़ी इकोनॉमी है अगर आप पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी को देखें। और जो सारे कंसेंसस है, चाहे आप डब्ल्यूईएफ को देखें या गोल्डमैन सैक्स को देखें, कि भारत अगले 10 साल में दूसरी बड़ी होगी, और फिर दोबारा जैसे 1000 साल तक तुर्कियों के आने से पहले भारत का जो शेयर था विश्व की इकोनॉमी का, कोई 45% था। जब अंग्रेज आए 1800 में, तब भी 20% था। जब अंग्रेज गए तो 1% रहा। अब दोबारा बढ़ के 8% हुआ। तो भारत इज अनस्टॉपेबल। अब देखिए पूरे विश्व में देखिए, अमेरिका में देखिए, भारतीय पीपल आर द मोस्ट सक्सेसफुल हर एक क्षेत्र में। तो वी, और इसलिए इसलिए नहीं कि हम बायोलॉजिकली सुपीरियर, सब लोग बराबर हैं, इसलिए क्योंकि हमारी संस्कृति में कुछ ऐसी सीखे हैं हमारे लिए, सब लोगों के लिए, जो पूरे विश्व के लिए है। हमें ये भी सिखाया जाए, ठीक है आप धर्म की ओर जुड़ें, अर्थ की ओर, काम की ओर, लेकिन मुक्ति और मोक्ष की ओर भी। यू शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर टू गिव अप, जो कि वेस्ट में नहीं है। वेस्ट के लोग बहुत कठिन समझते हैं टू गिव अप, मोह से परे हटने में, और वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। भारत को अगर हम देखें कि भारत आज भी अगर बचा हुआ है, और आप जो संस्कृति की जो बात कहते हैं आज भी बचा हुआ है, तो इन गांव ने ही बचा के रखा है। बंधुत्व का जो भाव था वो अगर टूटा तो उसमें राजनीति की भूमिका, क्योंकि अभी इलेक्शन का दौर है अगर हम भारत में, तो वो जो आवाजें जिनको हम बंद करना चाहते हैं, जिनको हम पीछे धकेलना चाहते हैं, वही मुखर तौर पर हमको फिर जाति की बात सुनाई देती है, फिर मजहब की जो डायकोटोमी है उसकी बात सुनाई देती है। तो ये जो एक जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी भरपाई की ओर कैसे बढ़ेंगे? बिकॉज दिस इज, मैं इतने डिस्कशंस में जब भी ये बात आती है कि इतनी जाति के वोट, ब्राह्मण जाति के वोटों ने ये दिया, जाटों ने ये दिया, एंड इट इज बहुत ही बुरा लगता है, बोलने में भी बुरा लगता है, सुनने में भी बुरा लगता है। तो आपका नजरिया क्या कहता है कि ये जो चीजें, एक तरफ आप जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो सब चीजें खत्म हो, लेकिन इतनी मुखर तौर पर वो है, मौजूद है, और वो बहुत बड़ी रियलिटी भी है भारत की। देखिए सबसे पहले मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि जो भारत है वो गांवों में बचा हुआ है, और नानियों और दादियों के ज्ञान में, उनकी चेतना में बचा हुआ है। और उन्हीं के द्वारा यद्यपि हमें स्कूल और कॉलेज में जो कुछ भी हमारी संस्कृति के बारे में हीन बातें बताई गई, हमने उसको भुला दिया, क्योंकि जो हमने अपनी नानियों और दादियों से सीखा वो उसके उल्टे था, और हमें ज्यादा विश्वास अपने घर से ही मिला। इसलिए देखिए एक कारण इसलिए है क्योंकि भारतीय इतने सफल हैं आजकल आर्थिक स्फीयर में, पूरे विश्व में, कि इन स्पाइट ऑफ व्हाट वी हैव बीन टॉट इन स्कूल एंड कॉलेज, जो भारतीय लोग हैं उनमें बहुत डीप सेल्फ कॉन्फिडेंस है। देखिए जो इंडियंस हैं वो हम एक डुअल तरीके से ऑपरेट करते हैं। एक एक हम ये भी औपचारिक रूप से ये मानने के लिए तैयार हैं, देखिए भारत में इतनी खराब बातें थी और अंग्रेज आए, उन्होंने हमें ठीक कर दिया। लेकिन हम इसको जब हम दोहराते हैं, ये हम केवल सुपरफिशियली दोहराते हैं, क्योंकि हमें मालूम है अपने हृदय में कि ये सब झूठ है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें यूरोप के लोग या कॉलेज में हमें बताया गया था कि हमें ये कहना चाहिए। और वास्तव में जो नगर है, वहां के भी जो लोग हैं, जो जिनमें कुछ हीन भावना भी है, वो लोग भी अपने हृदय में जानते हैं कि सचमुच ये बात सब गलत है, कि हमारी संस्कृति बहुत ऊंची है। और इसलिए हमें फॉल्स प्राइड की बात नहीं कर रहे हैं, कि हमें ज्ञान जो है हमारी संस्कृति में,
जैसे भगवत गीता या उपनिषद या अन्य जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, एक तो जो हमें बताया गया है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कि हायरार्की थी, जाति था, ये था, वो था, लेकिन आप देखिए भगवत गीता में ये बताया गया है, कृष्ण कहते हैं कि सबके भीतर आत्मा है, एक ही आत्मा है, मैं सबके भीतर विराजमान हूँ। तो हर एक के भीतर हर एक व्यक्ति बराबर है। देखिए, आप जो हमारे शास्त्र हैं जिनमें जो कुछ लिखा हुआ है, आप उनको किसी तरीके से खींच सकते हैं। अगर आपकी थियोरी कॉलोनियल है तो आप कहेंगे कि ये है, ये सत्य है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि यदि भारत की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत थी, यदि हमारा जीडीपी विश्व का 45% था अंटिल 1000, और 1800 में भी कोई 20 to 25% था, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मजबूती तो रही होगी। और अगर उसके बाद 1% हो गया, तो जो ये जाति विषमता है हमारी समाज में, तो ये नहीं हो सकता है कि वो अंग्रेजों के काल में जब लोग बहुत गरीब हो गए तब एक जाति दूसरी जाति से हट गई, तो हम उस दिशा से क्यों नहीं देखते। अब जो भी हुआ, क्योंकि भारतीयों में दिल में बहुत जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए देखिए इस समय आप बिल्कुल हैरान होंगी कि वेस्ट में, पश्चिम में कितना स्ट्रांग, कितने सफल भारतीय हैं। तो इस समय जो भी कुछ एक डुअल डिस्कोर्स हो रहा है, एक और जो वेस्ट है, जो वेस्ट क्योंकि वो इतना डोमिनेंट रहा है 200-300 साल से कॉलोनियल पीरियड के बाद में, तो वो जो भी उनके पास स्किल सेट है वो उसको यूज करेंगी कि किस तरीके से डिवाइड किया जाए, भारतीय समाज को डिवाइड किया जाए। और जैसे भारत और समृद्ध होगा तो वो जो टूल सेट है वो ज्यादा प्रयोग में आएगा। और अब देखिए, अभी मैं एक लेख लिख रहा था जो मैंने कल ही मीडियम पे डाला कि 18वीं शताब्दी में चीन का बहुत ट्रेड का ओपियम पे जो आपने लिखा, ओपियम वाले मसले, ओपियम पे देखिए, चीन वाज सक्सेसफुल, सारा यूरोप का गोल्ड और सिल्वर जा रहा था चीन में। तो फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1780 में भारत में कहा कि हम चीन को अफीम बेचेंगे। तो इसी तरह, और उन्होंने फिर चीन को गिरा दिया, वहां पे लोग एडिक्ट बन गए। उसी तरह जो पश्चिम है वो भारत पे ऐसे ही विभिन्न डिस्कोर्स यूज करता रहेगा, और उसके लिए भारत को तैयार होना होगा। और सोशल मीडिया में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए अब कई लोग उभर भी रहे हैं। पहले कठिन था भारत के लिए क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज था, आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स था, गिरिलाल जैन, टेक्नोलॉजी ने बहुत डेमोक्रेटाइज कर दिया, सब चीजें डेमोक्रेटाइज कर दिया। उसी से जो हमारी शक्ति है, देखिए जब पूरे उत्तर भारत के मंदिर विध्वंस भी हुए, क्योंकि जो हमारा वैदिक हमारी संस्कृति थी वो डेमोक्रेटिक थी, आपको मंदिर जाने की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए उत्तर भारत बच गया। देखिए अब और वही शक्ति अब जब उभर रही है, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। अभी मैंने जो आपकी मेरी नई पुस्तक आई है इटर्नल भारत, जो हमारी संस्कृति यूनिवर्सल है, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्यों हम ये नहीं कहते कि आप हमारे देवता को माने, हम कह रहे हैं देखिए, एक जैसी ग्रेविटेशन है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वैसे ही हमारे भीतर की भी का जो विज्ञान है, जिसको योग में जोड़ा गया है, आप भी सीख सकते हैं। और जैसे आप जानती होंगी क्षिप्रा जी कि सऊदी अरेबिया ने योग को स्कूल और कॉलेज के करिकुलम में जोड़ दिया है ऑलरेडी। बहुत बड़ी बात क्यों? क्योंकि कोई भी समझदार आदमी ये समझेगा कि जो सनातन धर्म है वो पूरा विश्व का धर्म है। और अभी तक 2024 तक भारत में लोग सनातन धर्म के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। और कुछ ही महीने पहले दक्षिण में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई, डिसमेंटलिंग सनातन धर्म और इरेडिकेटिंग सनातन धर्म, जैसे आप जानती होंगी। तो ये लोग जो लड़ रहे हैं, वो लोग लड़ रहे हैं फ्रॉम ए सेक्टेरियन इग्नोरेंस पर्सपेक्टिव। और जैसे कोई भी आदमी ग्रेविटेशन से लड़ नहीं सकता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से लड़ नहीं सकता,
वैसे ही जो सनातन है, क्योंकि ये वैश्विक है, हम ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहे, हर एक व्यक्ति, यदि आप जानना चाहें तो यही एक रास्ता है। और बिल्कुल कह रहे हैं। जैसे, हाँ, जैसे भारत आर्थिक क्षेत्र में दूसरे या एक नंबर पे पहुंचेगा अगले 10-15 साल में ही, तो ये सब चीजें भी पूरे विश्व में फैल जाएंगी। बहुत और अच्छा। जैसे अभी अभी कौन, आईबीएम का प्रेसिडेंट आई हुई थी भारत में, तो उसने एक स्पीच में ये कहा कि 21st सेंचुरी विल बी द इंडियन सेंचुरी। शहरों में जाती हूँ लेकिन जो दिल है वो वहाँ ऐसा लगता है कि हम सभी शायद हमारे पूर्वज तो नगर नगरवासी तो कोई नहीं होगा, ग्रामवासी ही होंगे या अरण्यवासी वनवासी होंगे वहीं से हम सब लोग आए हैं। लेकिन इसमें सुभाष जी जो आपने बात कही, ये जो भारत का उदय है, जो राइजिंग हम देख रहे हैं पूरे ग्लोब में, और हम खुद में भी वो तब्दीली देखते हैं। मतलब फ्रैंकली हम देखें कि हम 10 साल पहले जो अपने बारे में सोचा करते थे, वो तब्दीली हम में भी है। क्योंकि वो माहौल में जो तब्दीली है और जो समझ बढ़ी है, मुझे लगता है कि वो जो क्यूरियोसिटी बढ़ी है, समझ बढ़ी है। और आप देखेंगे, मैंने भी पिछले वक्त से उपनिषद जब से पढ़ने शुरू किए, मैं मतलब बहुत ईमानदारी से आपसे बोल रही हूँ, मुझे लगा कि जब जब से पढ़ना शुरू किया, हल्का फुल्का ही जब से पढ़ना शुरू किया, ऐसा लगता है कि उसके वो इतना ऊपर की चीज है कि उसके नीचे नीचे कुछ पसंद ही नहीं आता है, फिर आपको फिर और कुछ पढ़ने का आपका मन ही नहीं करता है। और ऐसा लगता है कि वो ये सब हमें पढ़ाया जाना चाहिए था जब हम शिक्षा प्रणाली में थे, जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, और क्यों ये सब हो गया। और अब इंटरेस्टिंगली हम देखते हैं कि नई जो शिक्षा नीति आई है, उसमें फिर से इंडियन नॉलेज सिस्टम फिर से एक सिस्टम के तरीके से लाया जा रहा है। इसमें जो बात है कि तकनीक का उपयोग है, एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है शायद, सोशल डिलेमा करके। तो तकनीक से क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, आप प्रोफेसर हैं और आईटी आपका मूल शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षण का क्षेत्र है, तो अभी कह रहे हैं कि तकनीक जो है न्यू करेंसी है ग्लोब की। तकनीक पे जिसने विजय पाली, वो दुनिया के शायद दिमाग पर भी और बाकी की जो आर्थिक प्रगति की आप बात कह रहे हैं उस पर भी कब्जा करेगा। तो ये जो कब्जाने वाली बात है, इस मानसिकता, एक मानसिकता वो है। दूसरी मानसिकता ये है कि हम इसको एक करेंसी के तौर पर भारत, क्योंकि भारत का जो एक ओरिएंटेशन है, जो आप सनातन व्यवस्था को हम देखते हैं, तो उस पर कब्जा करने वाली प्रवृत्ति ना होकर बंधुत्व वाली प्रवृत्ति रही है। और बल्कि कई बार सुभाष जी, इस बात पर भी आपका कमेंट चाहूंगी कि कई बार सोचती हूँ और मुझे लगता है उसमें बहुत एरोगेंस नजर आती है मुझे, जब हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनना है हमें। मुझे लगता है क्या विश्व सखा बनना ज्यादा जरूरी है, पहले विश्व बंधु बनना जरूरी है, या विश्व गुरु की परिकल्पना के साथ, क्योंकि हमारे अपने यहाँ भी तो खामियां हैं बहुत सारी, अभी सब चीजें तो दुरुस्त नहीं हो गई हैं। तो अभी क्या हम उस पोजीशन में हैं कि हम विश्व गुरु की भूमिका में अपने आप को रखकर अपनी जो श्रेष्ठता है वो स्थापित करने के लिए बाध्य करें दुनिया। कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं कि मैं आपका सखा हूं, अर्जुन को कहते हैं। सचमुच यही बात है, विश्व सखा। आप देखिए, इस समय पूरे विश्व में लोग चीन से क्यों डरते हैं, भारत से नहीं डरते, क्योंकि भारत उनको थ्रेटनिंग नहीं नजर आता। हम मैत्री के पर्सपेक्टिव से लोगों से जुड़ना चाहते हैं। और जैसे चीन का अप्रोच है मिडिल किंगडम, आप हमारे सामने झुकिए। भारत का वो नहीं है। भारत सचमुच ये जो आत्मज्ञान है उसको शेयर करना चाहता है। और आप बिल्कुल सही हैं, हमें भारत के भीतर भी वो मंथन जो है, जो आवश्यक है, वो और होना होगा। क्योंकि भारत में भी जो कुरीतियां आ गई 19वीं शताब्दी या उससे पहले भी, जो कुरीतियां समाज में आ गई थी, उन सबको हटाना भी तो बहुत जरूरी है। वो भी तो एक बहुत जबरदस्त संघर्ष होता रहेगा और होना चाहिए भी। और ये हमें हमेशा अपने आप को याद दिलाना है कि सब लोग बराबर हैं, हर एक व्यक्ति के भीतर वही आत्मा है। और जो ज्ञान है ये हर एक को मिलना चाहिए। और क्यों मिलना चाहिए? इसलिए नहीं कि ताकि हम ये डींगे मारें कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए कि हर एक व्यक्ति अपने जो उसमें पोटेंशियल है, अपने आप को जहां तक वो पहुंचाए,
जिसके लिए हम इस पृथ्वी पे हैं, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि पक्षी का जन्म क्यों होता है? ताकि पक्षी आकाश में उड़े। उसी तरह पुरुष या स्त्री का जन्म इसलिए होता है कि हमारे भीतर जो मेटाफोरिक फ्लाइट है, वो उससे हम जुड़ जाए। हर एक व्यक्ति उसी से आनंद मिलता है, उसी से जो हमारे जीवन का पर्पस है वो पूरा हो जाता है। और वो हमारा ये पर्पस होना चाहिए हमारे समाज का। और ये हम कभी भी नहीं कह पाएंगे कि भारत अब बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इसलिए जो मंथन भारत में हमेशा होना रहेगा, और हमेशा इसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि हम कैसे करें। और जो हमारे समाज में दरारें हैं जिसको हमारे शत्रु जिसका एक्सप्लॉइट करना चाहें, तो उस पे भी हमें तैयार होना चाहिए कि हम कैसे उनको बांध लें, उसके उन दरारों के ऊपर पुल बना लें। तो मजेदार, यही तो लीला है। यही तो लीला जो विश्व में होती है, जीवन में होती है, और ऐसी होती रहेगी। आपने आपका एक लेक्चर मुझे याद है, अब शायद बहुत पहले मैंने सुना होगा, अभी आपकी बात सुनते हुए एकदम से बात याद आई मुझे। कहीं आपने, क्योंकि समाज और व्यवस्था की बात हो रही है कि एक राजनीतिक व्यवस्था है और एक समाज की अपनी व्यवस्था है, तो आपने शायद एक जगह ये कहा था कि जो हमारे मंदिर हैं, मंदिरों के साथ में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती क्या, कि वो ये जो जानकारी है, ये जो ज्ञान है, या हमारी सनातन ज्ञान परंपरा है, उस तरह के गुरुकुल जो हैं वो मंदिर क्यों नहीं संचालित कर सकते हैं? अगर मैं सही हूं तो शायद आपने ये बात कही थी। और उसमें मेरा सवाल ये भी मेरे जहन में आता है कि मंदिरों की जो हमारी अभी मौजूदा व्यवस्था है, और अभी मैं एक किताब नहीं रखी हुई होगी तो उसमें ये मैं एक आंकड़ा भी पढ़ रही थी कि करीब 10 राज्य हैं हमारे भारत के, जिनके की कंट्रोल में 1,10,000 मंदिर उनके कंट्रोल में है, सरकार के कंट्रोल में। तो सरकार ये तय करती है कि उस चढ़ावे का या उस पैसे का क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये कंट्रोलिंग जो दूसरी जो पूजा घर है, व्यवस्था है, उन पर वो कंट्रोलिंग नहीं है। तो हमने कैसे, अगर हमारी सनातन परंपरा को देखें तो हमने इन इंस्टीट्यूशंस को, सोशल इंस्टीट्यूशंस को और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कैसे कंसीव किया, और उनकी भूमिका जो होनी चाहिए थी, क्या वो उस मायने में जैसा हम परसीव करते हैं होना चाहिए, क्या उस मायने में है, और क्या उस व्यवस्था में आगे बेहतरी के लिए कोई रेकमेंडेशंस है क्या हमारे? देखिए, ये जो मंदिरों पे जो राज्यों का कंट्रोल है, जैसे दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु में या कर्नाटका में, तो इसका इतिहास जाता है जब अंग्रेज लोग थे, तो ये इनमें बहुत पावर था, तो उन्होंने इसको ब्रेक करने के लिए, समाज को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए इनको अपने कंट्रोल में ले लिया। और अब इसकी राजनीति ऐसी है कि इसको लोग छोड़ना नहीं चाहते, जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस पावर को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन आप देखिए, उत्तर भारत में भी देखें, जो मंदिर जहाँ पे कंट्रोल नहीं करती है सरकार, उन्होंने भी ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाई है कि किस प्रकार से जो ये मंदिर है कि अब देखिए, मंदिर कुछ कंफर्ट तो हर एक को देते हैं। आप जाते हैं, आप पीड़ित हैं, वहां जाते हैं, आपको आराम मिलता है तो आप चले आते हैं, वो एक फंक्शन है। लेकिन जो अन्य फंक्शन भी जरूरी हैं, वो आजकल मंदिर प्रोवाइड नहीं कर रहे। हो सकता है कि पश्चिम के मंदिर, क्योंकि आप अमेरिका में देखेंगे, बहुत सुंदर विशाल मंदिर अमेरिका में भी हैं। इन मंदिरों में स्कूल्स भी होते हैं, हर एक संडे स्कूल होता है जिसमें आप भारतीय भाषा सीख सकते हैं, या योग या वेदांत के बारे में सुन सकते हैं। पूरी तरीके से नहीं, जैसे कॉलेजेस नहीं है, जैसे क्रिश्चियन चर्चेस के साथ कॉलेजेस भी जुड़े हुए हैं। आप देखिए, पश्चिम की जो यूनिवर्सिटीज हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये तो क्रिश्चियन चर्च के साथ जुड़ी हुई थी। और भारत की जो यूनिवर्सिटीज थी, जो कि पश्चिम की यूनिवर्सिटी से हजारों साल पुरानी है, जैसे तक्षशिला या नालंदा या विक्रमशील अन्य, तो और ये इनका जो ये तो जो बौद्ध, जो नालंदा और विक्रमशील तो बौद्ध संस्थानों से जुड़े हुए थे, तक्षशिला वैसी नहीं थी, और काफी कुछ डिसेंट्रलाइज था। जो भारतीय संस्कृति की जीनियस थी वो डिसेंट्रलाइजेशन थी। तो गुरुकुल हुआ करते थे, व्यक्ति अपने परिवार में या छोटे
पाठशाला में सिखाए जाते थे। अब जो जो टेक्नोलॉजी के कारण जो सेंट्रलाइजेशन अनस्टॉपेबल है। अब देखिए, आप और मैं, आप राजस्थान में जयपुर में बैठी हुई हैं, मैं अमेरिका में बैठा हुआ, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को भी जोड़ना है और उसके द्वारा कि जो इस समय क्राइसिस है फॉर्मल एजुकेशन में, विशेषकर अमेरिका में अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाएं, एक साल में आपको $100,000 लगते हैं, जो लगभग 1 करोड़ हुआ, फीस ही हुआ। और आप सीखते क्या है, वो कहानी आपको सिखाती है कि आपको ऑप्रेस किया गया, ये यहाँ पे भी कि व्हाइट प्रिविलेज है, आप ना मेल है ना फीमेल है, ऑल दिस स्टुपिडिटी, राइट, जो आजकल अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में हो रहा है। तो इसलिए ये समय आया है कि हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सेंसिबल यूनिवर्सल सनातन विजडम हर एक के लिए तैयार कर सकें, ताकि पश्चिम के लोग भी जुड़े, और नॉट फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ सुपीरियरिटी, सखा के पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये शेयर्ड नॉलेज है और इसमें हम पश्चिम से भी सीख सकते हैं। पश्चिम में भी एट ए पर्सनल लेवल जो त्याग की भावना है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, क्योंकि बहुत आवश्यक त्याग की भावना पर्सनल लेवल पे लोगों में है, क्योंकि अमेरिकन लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं। और उससे हम क्या सीखें और किस तरीके से हम इन सबको शेयर कर सके समाज में। और मैं तो, जैसे आपने शुरू में बात की, जो कि हमारे चेतना में, गांव में, अनपढ़ लोगों में भी जो पूरा विश्वास है किसी तरीके से, हमारे, इसको एपिजीनोम कहते हैं, आजकल साइंस से ये नया निकल आया है कि हम, एक तो जीन्स होते हैं, दूसरा एपिजीनोम होता है, जिससे जो हमारे पूर्वज में क्या ज्ञान था वो भी हमें मिलता है। और उसको साइंस में अब इन लोगों को नोबेल प्राइज भी मिलने शुरू हुए हैं। तो जो ये गांव में लोग हैं, गरीब लोग भी हैं, और हो सकता है उनके पूर्वज समृद्ध भी हुए थे, क्योंकि भारत इतना समृद्ध देश था। तो उन लोगों को मालूम है कि जो भी उन्हें बताया गया था 70 साल में हमारे समाज के बारे में, वो शायद सच नहीं है, और वो भी जुड़ना चाहते हैं। और उनको वो जो आनंद और कंफर्ट तब मिलता है जैसे यात्रा में, क्योंकि यात्रा में सब लोग बराबर होते हैं। आप प्रयाग जाइए या कहीं भी जाइए, उज्जैन जाइए, उस या में हर एक व्यक्ति बराबर है, हर एक व्यक्ति एनोनिमस है। तब जो ये कॉन्फिडेंस है उभर आती है। और एक और बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे संस्कृति के नेता हैं, उनमें भी सब कुछ जो नॉलेज होना चाहिए था अभी पूरी तरह नहीं आया है, क्योंकि जब वो स्कूल और कॉलेज में गए तो उन्होंने उस ज्ञान को तो ठुकरा दिया, लेकिन वो पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं कर पाए हैं अपने पारंपरिक ज्ञान को वेस्ट के ज्ञान से। बिल्कुल। तो और वो एक कदम अभी आना है, और जब वो बदलेगा, और बदल रहा है अब इस समय सोशल मीडिया के द्वारा और अन्य जो ग्रंथ और टेलीविजन और बाकी मीडियम के द्वारा, तो ये बदलेगा। और अभी आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तानी लोग ये कह रहे हैं कि हम भारत से दोबारा जुड़ना चाहते हैं, हम फेल स्टेट हैं, किस लिए, हम तो बराबर ही हैं, हम एक ही हैं, चलिए हम जुड़ जाएं। क्यों? क्योंकि कोई भी जो भी अच्छी बात होती है उससे जुड़ना चाहता है, और जो उनको जो नफरत की बातें बताई गई थी, अब ये उनके लिए स्पष्ट हो रहा है कि वो सब झूठ बातें थी, क्योंकि हिंदू लोग किसी पॉलिटिक्स होने देगी ये सब। नहीं, और जो उन्हें बताया गया था कि ये आपको घृणा करते हैं, हिंदू लोग में ऊंच नीच का है, वो सब बनाई हुई बातें हैं। ये नहीं मैं कहता हूं कि सब में, कुछ में नहीं हो सकता है कुछ लोगों में वो भावनाएं भी हैं, लेकिन हम उन सब भावनाओं को ठुकराते हैं। हम कहते हैं कि सचमुच सब लोग बराबर हैं, हर एक जाति बराबर है, और हम सबसे प्रेम करते हैं, और प्रेम ही जैसे हमारी जो परंपरा है कृष्ण भक्ति की, कि प्रेम ही पथ है जिससे सब विश्व जुड़ सकता है। जी, अभी हिंदुइज्म के नाम पर, सनातन के नाम पर एक खेप ऐसी भी है जो मतलब फिर से ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से किस दौर की बात सुन रहे हैं उनसे। तो
तो वहां जाके मुझे लगता है कि जो नए लोगों को एक आस होती है कि हाँ हम जाने, तो वहां जब ऐसे लोग सामने दिखते हैं और उनके पीछे भीड़ दिखती है, उनका बहुत प्रचार प्रसार दिखता है, उनकी मीडिया में सब जगह उनका प्रेजेंस दिखता है, तो वहां थोड़ा सा भटकाव जो है, जो जो उस रास्ते पर चलना चाहता है, जो नॉलेज का पाथ है एक्चुअली, वहां थोड़ा सा मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को जोड़ना जो है, और जो कि सोचने वाली पीढ़ी है, खास तौर से जो सोचने वाली पीढ़ी है। देखिए, एक इकोनॉमिक्स में एक लॉ है, उसको कहते हैं ग्रेशम्स लॉ। और ग्रेशम्स लॉ के अनुसार अगर अगर जो फेक कॉइन्स आए, फेक कॉइन्स पुश द गुड कॉइन्स आउट। यस। अगर जो नकली सिक्के हों, ओके। तो क्योंकि क्योंकि हमने अभी तक, अब तो बदलाव आ रहा है, जैसे आप कह रही हैं कि IKS, यदि आप जो अच्छा सही नॉलेज है स्कूल और कॉलेज में सिखाएं, तो जो ये फेक स्टफ है ये श्रिंक हो जाएगा स्वयं, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं, हर एक व्यक्ति जुड़ना चाहता है क्या है, और कोई कहता है कि चलिए आप इस व्यक्ति के पीछे चलें। तो इसलिए जो स्कूल और कॉलेज के करिकुलम में प्रॉपर नॉलेज को इंट्रोड्यूस करना, यूनिवर्सल, हम सेक्टेरियन की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, यूनिवर्सल सनातन नॉलेज को इंट्रोड्यूस करना। और ये रिलीजियस भी नहीं है, हमने इसलिए इसको निकाला करिकुलम से 80 साल 70 साल पहले कि देखिए ये तो रिलीजियस है, यदि आप दूसरे रिलीजन को नहीं सिखा रहे हैं तो इसको नहीं आप सिखा सकते हैं, तो इसलिए हम अज्ञानी ही रहेंगे, इसलिए कि किसी व्यक्ति को हृदय में ठोस ना लगे कि आप अपनी बात क्यों बता रहे। लेकिन ये तो सनातन है, ये पूरे विश्व के लिए है। यदि सऊदी अरेबिया योग सिखा सकता है, और ये भी आप कह सकते हैं कि हिंदू संस्कृति की परिभाषा योग है। अब देखिए 6 दर्शन में 5 तो एनालिटिकल हैं, विश्लेषण के हैं, जो जीवन का जीवन के लिए जो दर्शन है, कैसे व्यक्ति जिए, वो तो योग है। तो हिंदू धर्म योग है। यदि सऊदी अरेबिया योग सिखा सकता है, तो हम योग हर एक व्यक्ति को क्यों नहीं सिखा सकते? और जो बाकी जो अन्य सनातन के जो चीजें हैं, वो हर एक को क्यों नहीं सिखा सकते? यदि हम सिखाएंगे तो जो फेक चीजें हैं वो सिकुड़ जाएंगी, जो सही चीजें हैं, तो फिर जो ये इस समय क्यों कुछ जातियां एक दूसरे से लड़ती हैं, क्योंकि उनको लोग गालियां भी एक दूसरे को देते हैं कि तुम नीचे हो। यदि हर एक व्यक्ति के भीतर ये दृढ़ भावना होगी कि हम सब लोग बराबर हैं, तो कोई बुरी बात भी करे तो हम कहेंगे ठीक है, ये तो मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति के बारे में क्यों हम वरी करें। तो ये सब चीजें मुझे लगता है बदलनी चाहिए, और बदलेंगी बहुत जल्दी। बहुत अच्छी बात। फिर मैं वापस फिर टेक्नोलॉजी पे आती हूँ, क्योंकि इन दिनों हम सब लोग उस चीज से जूझ रहे हैं कि जैसे लिखने पढ़ने वाले जो प्रोफेशन है, खासतौर से हमारा प्रोफेशन है, जर्नलिज्म है, टीचिंग है, ये सब जो टेक्नोलॉजी है उसने एकदम से मतलब डिसरप्ट कर दिया है पूरे सिस्टम को, कि अब वो जो स्किल्स जो हमने बहुत जतन से कमाई थी, वो सडनली टेक्नोलॉजी ने एक तरह से छीन ली है हमसे। और टेक्नोलॉजी का जो आगे का रास्ता जो समझ में आता है वो ये भी है कि जब बहुत सारी चीजें ऑटोमेशन में आ जाएंगी, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जब मशीन और मानव में जो भेद होने लगेगा, तो इसके रेपरकशंस क्या होंगे, खासतौर से भारत के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स, खासतौर से मैं फिर वापस वो 70% आबादी की बात कर रही हूँ, क्योंकि वहां जब हम झांकते हैं तो लगता है कि अभी तो बरसों हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, अभी बाड़मेर जाके आई मैं कुछ महीनों पहले, अभी तो गर्मी क्योंकि 48 डिग्री टेम्परेचर है वहां पर, तो जाना संभव नहीं है लेकिन जब वहां गई तो ऐसे 100 गांव है, आज भी ऐसे गांव मिले जहां सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और उम्मीद भी नहीं है। सबसे बड़ा जो खोना होता है किसी के लिए वो होता है कि उम्मीद का खो जाना, वहां उम्मीद भी नहीं है। तो ऐसे में बड़ा धक्का लगता है कि जिन गांव के भरोसे हम कहते हैं अपने आप को कि हमारा वजूद है, हमारी पहचान है वो, और वो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भेजूंगी कि वो जो औरतें हैं उस गांव में, छोटा सा गांव था, गड़स नाम का गांव था, उस गांव में कुछ भी नहीं है, मतलब सच में कुछ भी नहीं है। सोलर से 2 बिजली की ट्यूबलाइट जल जाती है, उसके अलावा सच में कुछ नहीं है वहां पर। और वहां जब बुजुर्ग महिलाएं बैठी, क्योंकि वो औरों से तो बात नहीं करती हैं, पर मेरे से जब बात करने बैठी, तो
उसमें भी देखिए, उस पीड़ा में भी उन्होंने मुझसे हंसी मजाक में ये बात कही कि भाई मेरे गांव के 25-30 युवक हैं जिनकी शादी नहीं होती है, क्योंकि मेरे गांव में कोई लड़की नहीं देना चाहता है हमारे गांव में। तो हंसी मजाक में उससे कह रही कि आप जयपुर ले जाओ इन सबको और शादी करा देना वहां पर। तो उस पीड़ा में भी वो जो हंसी ठिठोली है और जो उनका खरापन है, जो खरा है जो आदमी ना, वो आपको छू जाता है कि काश ये ऐसे ही बने रहे। अच्छा है कि इनको वहां की हवा नहीं लगी है। एक मायने में तो वो दिल में सुकून होता है कि ऐसे लोग हैं हमारे आस पास में, पर दूसरी तरफ दुख होता है कि हमने ही वो जो सहूलियतें उनको बेसिक सहूलियत थी वो नहीं पहुंचा पाए हैं। तो वहां मुझे ये डर लगता है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी जिनके बूते थोड़ा बहुत उनका कामकाज चल रहा है, वो और अगर उनसे छिन गए तो ये तकनीक उनकी क्या मददगार हो जाती है। भारत का एक आंकड़ा आपको बताऊं कि 48% आबादी ऐसी है जिसके की पास में जिसको की स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए 40 किलोमीटर पैदल दूर जाना पड़ता है। आज भी ये स्थिति है। तो वो गैप कहीं हमें क्या नए सिरे से और बहुत फोकस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि इस गैप को कैसे कम किया जाए और उस आबादी को राहत कैसे पहुंचाई जाए। देखिए, जो ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो चैलेंज है ये पूरे विश्व में हो रहा है। जॉब्स अमेरिका में भी चली गई हैं और भी चली जाएंगी, क्योंकि जो चीजें हम करते थे जैसे परिश्रम, मसल्स के फिजिकल परिश्रम भी करते थे, उसमें रोबोट्स आ रहे हैं। लेकिन भारत के लिए जो फेवरेबल चीज है वो ये है कि भारत में जो विकास होगा अगले 10-20 साल में, जैसे आजकल $4 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच गई है भारत की, तो अब ये एस्टिमेट है कि अगले 15-20 साल में 20 ट्रिलियन हो जाए। तो बहुत रैपिड अप ग्रोथ होगी, क्योंकि जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी जो भारत में नहीं था वो पिछले 10 साल में आ गया। बहुत काम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। और जो अब क्या हो रहा है, कई देशों में पॉपुलेशन, जनसंख्या गिरने शुरू हुई है बहुत तेजी से, जैसे जापान में, चीन में, कोरिया में, पूरे यूरोप में, इटली में, स्पेन में। जो सफेद लोग हैं अमेरिका में भी पॉपुलेशन बहुत तेजी से गिर रही है, इसीलिए वो लोग जो इमिग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, उनको ले आ रहे हैं अपने देशों में। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है उनके आने से उनके समाज में क्या होगा, संघर्ष होगा, क्या वायलेंस होगी, ये कोई कह नहीं सकता क्या होगा। जो भारत है, भारत बहुत एक स्वीट स्पॉट में है इस समय। देखिए, चीन में अगले 80 साल में चीन की जनसंख्या आजकल के 1.4 बिलियन से घट के कोई 700 मिलियन हो जाएगी, आधी हो जाएगी अगले 80 साल में, और हर साल कोई 10 मिलियन घटेगी। भारत की अगले 10-15 साल और भी बढ़ती जाएगी, उसके बाद भारत की भी जनसंख्या बहुत तेजी से गिरनी शुरू हो जाएगी। और वो ये पूरे विश्व में एक नया क्रम है कि जो महिलाएं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चों के लिए जॉब्स नहीं होंगी, तो और अब टेक्नोलॉजी है, और व्यक्तियों को अपने शरीर पे ज्यादा कंट्रोल भी है, तो इसलिए महिलाएं कहती ठीक है, एक बच्चा है काफी है, अब 2 भी अगर हो जाए, लेकिन ये जो पॉपुलेशन, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ पिछले 200 साल में हुआ पूरे विश्व में, अब ये रिवर्स होने वाला है। तो सब कुछ बदलेगा अगले 70-80-100 साल में। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि विश्व की जनसंख्या इस समय 8 बिलियन है, 21 साल तक ये घट के 4 बिलियन हो जाएगी, और 2200 तक ये 1 बिलियन से भी कम हो जाएगी। जो पूरे भारत की जनसंख्या है वो पूरे विश्व में विश्व की जनसंख्या हो जाएगी। तो सब कुछ बदलने वाला है, और ये हमें दोबारा उस स्थान पे ले जाता है जिसमें हमारे ऋषियों ने बताया कि जो असली यथार्थ की बात है वो चेतना है, चेतना शक्ति, वो आत्मा है। पूरा जो भौतिक विश्व है वो आत्मा के अंदर है। वो जो ब्रह्मांड है, ये सबसे ऊपर जो परब्रह्म है या परम शिव, कुछ भी आप कहें, उसके भीतर है। तो ये बहुत रेवोल्यूशनरी चीजें हैं, विचार हैं, जो चीजें लोगों को पूरे विश्व में सांत्वना देंगी, क्योंकि आप ये भी सोचना शुरू करेंगे कि तो हमारे जीवन का पर्पस क्या है। यदि जैसे आजकल अमेरिका में या पश्चिम में
परिवार में बच्चे बच्चे नहीं हैं, तो और फिर बूढ़े लोग ओल्ड पीपल्स होम्स में पड़े हुए हैं, या नौकरियां नहीं हैं, तो उनको फिर नेटफ्लिक्स के वो फ्री सब्सक्रिप्शन, फिर कुछ पैसा दिया जा रहा है ताकि वो पिज्जा सवेरे से शाम तक खाएं, तो वो या ड्रग्स लें। जैसे आजकल अमेरिका में देखिए कितने लोग आधे 500 लाख, नो 500 लाख, 500,000, 500,000 पीपल जो लोग स्ट्रीट्स पे रहते हैं, ड्रग्स से एडिक्टेड हैं। हर साल 1 लाख लोग, 1,20,000 लोग पिछले साल अमेरिका में ड्रग ओवरडोज से मरे। यंग लोग क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उनको जीवन का कोई पर्पस नहीं नजर आ रहा है। और उन सब के लिए हमारी संस्कृति में ज्ञान, आप कहेंगे कि ये केवल आपके कल्पना की बात है कि ये ज्ञान है, लेकिन सचमुच ये है, ये सचमुच ये है, और इसकी पुष्टि हमारी संस्कृति से मिलती है, जो कि हमारे ऋषियों ने देखा कि भविष्य में क्या होने वाला है, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स, लेकिन वही सचमुच हो रहा है कई तरीके से। अब देखिए, और ये बड़ी अमेजिंग चीज है सुभाष जी। ये कैसे, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ऐसी चीज है कि टूल्स नहीं थे, वो सारी सोफिस्टिकेटेड चीजें उस वक्त नहीं थी, तो वो कहाँ से? और वो आपने भी जिक्र किया अपनी किताब में, रामानुजन का जिक्र किया कि वो कहते थे कि जब वो उन्हें जो जितना भी कुछ ज्ञान हुआ वो नामगिरी देवी ने उन्हें एक तरह से बताया। अब वो नाम कुछ भी कहें, वो मतलब उस कॉन्शियसनेस से जुड़ने की बात है, तो वो सारा, वो सब कुछ जो है, क्या सारा नॉलेज जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और क्या हम डिस्कनेक्ट हैं? और डिस्कनेक्ट है तो वो जोड़ने की प्रक्रिया क्या है, और जोड़ने की प्रक्रिया है तो उसके प्रूफ क्या है, और अगर प्रूफ है तो वो हमें हमें क्यों नहीं सिखाए गए, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो क्या वो एम्पिरिकल हैं, क्या वो अभी की जो विज्ञान की भाषा है उसमें कहीं फिट होते हैं? ऐसी तमाम सवाल हैं। जब आपको पढ़ती हूँ तो इतनी चीजें कौनती हैं कि मैंने इतने नोट्स बना रखे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतनी सब्सटेंटिव चीजें हैं कि कैसे वो हुआ होगा, बिकॉज हमने जब तक एक्सपीरियंस नहीं किया तब तक शायद हमारे इमेजिनेशन में वो बात नहीं आ पाती है। बट आपने, क्योंकि पूरा स्टडी आपका है, कॉन्शियसनेस स्टडीज पे आपका इतना काम है, और मेरे ख्याल में दुनिया भर में चंद लोग हैं जिन्होंने कि इतना काम शायद इस पर किया होगा, तो वो उस दुनिया की भी थोड़ी सी झलक आप हमको दें कि क्या है और किस दिशा में हमें उस तरह से मूव करना चाहिए। देखिए, ये बात तो कही जा सकती है कि हम कैसे जानते हैं कि विश्व क्या है, दुनिया क्या है। कि आप ऊपर देखें, आकाश की ओर देखें, आप तारे देखते हैं, सूरज देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, लेकिन सचमुच ये सब कुछ हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस में है। ये हम कॉन्शियसनेस में ही हम ये देख रहे हैं, क्योंकि हम सूर्य तक नहीं पहुंचे हैं, चंद्रमा तक नहीं पहुंचे हैं, बाकी जो ग्रह हैं वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि फाउंडेशनल क्या है, चेतना है या भौतिक है, भौतिकी है। और जो योग वेद ने ये बताया कि ये दोनों पहलू हैं एक ही यथार्थ की। यदि आप इसको बाह्य दिशा से देखें तो आप कह सकते हैं ये सब कुछ विष्णु है। जो कि सब जगह विराजमान है, वो विष्णु है, वो आउटसाइड है। यदि आप इसको चेतना की दृष्टि से देखें तो सब कुछ शिव है, क्योंकि जो हमारी चेतना है उसका दूसरा नाम शिव है, प्रकाश का नाम शिव है, राइट। और फिर जो ये ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं वही देवी है, वो प्रकृति है। तो ये सब चीजें देखिए सब कुछ जुड़ी हुई हैं, कोई इसमें एक्सेस नहीं है जो हमारी कल्पना, जो हमारे ज्ञान परंपरा में है। और जो ये सब कुछ ज्ञान हमारे भीतर है, और क्योंकि हरी है, इसलिए हमारे लिए कितना कठिन है अपना रुख थोड़ा सा बदलना और अपने आप को समझना कि शिव जो है हर एक व्यक्ति में विराजमान है। यदि आप थोड़ा सा मुड़ें, रुख मुड़ें, और वही तो योग का पथ क्या है? योग का पथ यही है, अपने आप के भीतर जो शिव है, या आप कोई और नाम प्रयोग करना चाहें वो भी ठीक है, जो प्रकाश है, उससे आप कैसे जुड़ जाएं। और तो यही इस समय फ्रंटियर है वेस्ट के साइंस का भी। यदि आप इसको साइकोलॉजी के से देखें, या फिजिक्स से देखें, न्यूरोसाइंस से देखें, कॉस्मोलॉजी से देखें,
तो फ्रंटियर जो साइंस का है कि कॉन्शियसनेस क्या है, और जो कॉन्शियसनेस है उसके बारे में जो मनन और चिंतन या जिसपे जो कुछ हमारे में बताया गया है और सब कुछ अभी तक सही निकला है। और उसमें जैसे आप कह रहे थे कि किस तरीके से किया जाए, एक व्यक्ति जीनियस बन सकता है यदि रामानुजन कर सकते थे, या कुछ लोग स्पॉन्टेनियसली कर सकते। वेस्ट में भी आपने कोई अध्यात्म नहीं किया हो, स्पॉन्टेनियसली भी तो हो सकता है। और जो ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं वो भी स्पॉन्टेनियस से एकदम उनको कुछ आइडिया आ जाता है, और उसके बाद वो दोबारा पुराने जो व्यक्ति रहे होंगे वही बन जाते हैं। तो इसको कैसे हर एक व्यक्ति अपनाए और कैसे हर एक व्यक्ति को ये अपॉर्चुनिटी मिले अपने भीतर में जो शक्ति है, जो आत्मा है, उससे जुड़ जाना। जैसे हम जीवात्मा अपने मन से जुड़े हुए होते हैं, हम मन से बहुत हमें प्रेम है, जो मन हमारी स्मृतियां हैं उनसे प्रेम है, लेकिन वो सब चीजें नश्वर हैं। और लेकिन जीवात्मा उससे जुड़ी हुई है, लेकिन जो जैसे श्री कृष्ण कहते हैं जीवात्मा और परमात्मा अंत में एक ही है। और कैसे वो जो पर्सपेक्टिव हटाकर, और यही जैसे भारतीय लोग आप कहीं भी जाएं, यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, आप देखेंगे भारतीय पर्यटक सब जगह है, देखना चाहते हैं जी कितनी सुंदर स्थान है स्विट्जरलैंड में, या लंदन में नहीं, अब लंदन में तो बहुत वायलेंस है, या अमेरिका के शहरों में बहुत वायलेंस है, लेकिन अभी भी बहुत बहुत सुंदर स्थान है पूरे विश्व में। लेकिन उससे ज्यादा सुंदर स्थान हर एक के भीतर का जो टोपोग्राफी है, जो लैंडस्केप है, उसमें है। तो हम ये नहीं कहते कि आप बाहर के सुंदर स्थान नहीं देखिए, वो भी देखिए, लेकिन जो अपने भीतर सौंदर्य है उससे जुड़ जाइए, तो आपका जो जीवन है सफल होगा और आपको आनंद मिलेगा। और इसका रास्ता और बहुत क्योंकि वो बात मैंने कभी आपके जरिए सुनी नहीं, मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ कि आप कैसे पहुंचे वहां तक। देखिए मैं फॉर्चुनेटली मैं छोटे छोटे गांव में पढ़ा, बहुत खराब स्कूल थे कश्मीर में, और तो इस मुझे बिल्कुल मुझे जो भी मैं करना चाहता था, पढ़ना चाहता था, मैं पढ़ता रहा। फिर मैंने ये देखा कि ये चीजें मुझे भी देखनी चाहिए, है क्या साइंस के पीछे क्या है। तो बचपन से ही मैंने जो साइंस के पीछे किया, और मैंने बहुत कुछ लिटरेचर भी पढ़ा, और मैं एक लेखक बनना चाहता था जब मैं टीनेजर था। और मुझे जो ये वेस्टर्न एजुकेशन फॉर्चुनेटली जिसमें आपको हीन भावना बताई जाती है वो नहीं मिली, तो इसलिए मैं अपनी जो शिक्षा थी, भारतीय शिक्षा थी, उससे जुड़ा रहा। घर में पिता माता अन्य लोगों ने जो मुझे बताया, तो उसको लेके मैं आगे बढ़ा हूं। और वो काफी कुछ सेंसिबल है। और फिर मैंने ये चीजें खुद भी देखी। जैसे मैं कई साल हुए, 30 साल हुए, मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, एकदम मुझे ये भावना हुई कि, और ये मैगजीन में एक अमेरिकन राइटर है जॉन अपडाइक, उसका एक ऐसे था न्यूयॉर्कर मैगजीन में, उसका ऐसे था, देखिए इजंट इट अमेजिंग कि सूर्य और चंद्रमा का जो वृत्त है, डायमीटर इज अबाउट द सेम। एक जैसे कि नामगिरी की बात की और रामानुजन, एकदम मेरे भीतर ये भावना उठी कि इसका ऋग्वेद की जो व्यवस्था है, जो उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उससे जुड़ा हुआ है। तो फिर मैंने उसको देखा, और फिर मैंने एक ज्योतिषी जो थी हमारे ऋग्वेद के काल की, जो भूल गई थी हमारी परंपरा में, तो उसमें से मैंने देख लिया कि जो ऋग्वेद के ऋषि थे उनको ये मालूम था कि सूर्य और चंद्रमा दोनों 108 टाइम्स देयर डायमीटर पृथ्वी से हैं। और ये सब एकदम फ्लैश में हुआ, कई बार हुआ है। और ये हर एक व्यक्ति में भी जो ये चीजें, जो देवी है हर एक व्यक्ति को बताती रहती है, इंगित करती रहती है, कहती है ये करो, और हम सुनते नहीं है। हम हमारे भीतर जो शक्ति है उसको हम अनसुना कर लेते हैं। और जो शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए कि अपने भीतर से जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं उन्हें हम अनसुना ना करें, और उससे अपना रास्ता ढूंढ लें, क्योंकि ये हमें बता रही है हर एक व्यक्ति का जो रास्ता है वो यूनिक और ब्यूटीफुल है।
हर एक व्यक्ति। ऐसे ऐसे रास्तों पर चलने वाले लोग, रामकृष्ण की ही अगर हम बात करें तो वो उनको फिर एक दर्जा, एक मैडनेस वाली जो चीज होती है, जब तक वो उस स्तर तक नहीं पहुंचती तब तक मुझे लगता है कि वो जो एक निचोड़ है वो आप तक शायद नहीं आ पाता है। तो वो मैडनेस का मतलब ना तपस्या, तप, दुख, वो उसमें दुख भी तो होता है, पीड़ा हाँ, होती है। पीड़ा होती है। आप में चाह इतनी होनी चाहिए कि मैं जानना चाहता हूँ, जानना चाहती हूँ। और सही, जब आप में वो बहुत चाह होगी, तब आप में वो शक्ति आएगी, वो अपना रुख बदलने की और अपने भीतर वो प्रकाश को ढूंढने की। बहुत खूबसूरत। और फिर सब चीजें, फिर वो प्रकाश आप अन्य लोगों को भी से संयोज सकते हैं। और बहुत सुंदर है। मुझे तो ये लगता है कि जो भारत का रास्ता है, ज्ञान और कर्म और भक्ति से सब जुड़ा हुआ, ये बहुत ही सुंदर रास्ता है। और मैं हमेशा ये दोहराता रहता हूँ कि यूनिवर्सल है। ये हर एक व्यक्ति जुड़ सकता है। हम किसी से नहीं, आप पूछते नहीं है भारतीय संस्कृति में, कोई किसी से नहीं पूछता कि आपका 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 पर्सनल निजी इष्ट देवता कौन है। कोई भी हो, चाहे वो आप पश्चिम का हो या पूर्व का हो, यदि आप इस डायरेक्शन से ये बात सुनाएं तो मुझे लगता है कि हमारे हर एक को जोड़ सकते हैं। केवल भारत में ही विभिन्न संप्रदायों को और जातियों को नहीं जोड़ सकते हैं, कि पाकिस्तान के लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं, अफगानिस्तान के लोग, ये सब भी भारत का एक अंश थे। अब देखिए, सबसे भारतीय संस्कृति में सबसे बड़े महान व्यक्तियों में से एक पाणिनि है, पाणिनि ऋषि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। वो तो पेशावर के थे, तो और पाकिस्तानी लोग उसका नाम जानते भी नहीं है। उन लोगों को भी हम जोड़ सकते हैं। सही है, और क्या वो सुंदर बात नहीं होगी यदि हम हर एक व्यक्ति को जोड़ बहुत पाए? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। भारत की ये परिकल्पना जब हम सोचते हैं तो जो रोजाना का जो कीस्तान है, या जो जो बातें हम सुनते हैं, उनसे बहुत, मतलब वो जो विध्वंस की बातें हैं, वो सृजन से ज्यादा विध्वंस की ओर ले जाने की बातें ज्यादा जोर शोर से सुनाई देती हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इन बातों में और थोड़ा सा जोड़ा जाना चाहिए, और लोग जुड़ने चाहिए और साथ में आना चाहिए। इसमें छोटी सी बात में मैं वो वाली बात फिर से एक बार पूछूंगी आपसे कि जो तकनीक जिस तरह से बढ़ रही है और उसमें मानव और मशीन का जो घालमेल जिस तरह से हो रहा है, वो उसमें ये बात भी हो रही है कि मशीन क्या एक दिन कॉन्शियस हो जाएंगी क्या? मशीन में क्या वो कॉन्शियसनेस की जो हम बात कर रहे हैं कि जिस स्तर तक मानव पहुंचने का लक्ष्य मानव का होना चाहिए या होता सनातन परंपरा में है, वो अगर हम क्या किसी दिन देख पाएंगे कि मशीन भी जागृत हो गई है या वो कॉन्शियसनेस, तो वो उसको आप कैसे देख रहे हैं? आपकी स्टडी क्या कहती है उसमें? मैंने इस पे काफी कुछ ध्यान दिया है, और मैंने 4-5 महीने पहले ही एक लेख लिखा जिसमें मैंने एक मैथमेटिकली लॉजिक के बेसिस पे एक प्रूफ किया है। मैं आपको ये शेयर करता हूँ बाद में, प्लीज प्लीज। कि मैंने उसमें ये प्रूव किया है कि मशीन कभी भी कॉन्शियस नहीं होगी। और क्योंकि और कुछ लोगों को अभी भी पश्चिम में डर है कि यदि मशीनें कॉन्शियस हो जाएं तो क्या होगा, तो इसलिए मशीनों को कंट्रोल किया जाए। लेकिन मशीनें कभी भी कॉन्शियस नहीं होंगी। लॉजिकल प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ। अभी ये जो तो पूरा प्रोजेक्ट है वो हार्ड क्वेश्चन ऑफ कॉन्शियस में सर्पियानंद जी के लेक्चर्स में अलग कई वो बार कुछ, हाँ, फिलोसोफर्स बात करते थे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस की, आपके मन में ये इंफॉर्मेशन है लेकिन इसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, जो फीलिंग्स है वो कहाँ से आती हैं। लेकिन इस प्रूफ से ये स्पष्ट हो जाता है कि मशीनें कभी कॉन्शियस नहीं होती। और लेकिन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण ये निष्कर्ष ये है कि 90%, 95% समय में अपने जीवन में हम मशीनों की तरह ही जीवन व्यतीत करते हैं। व्यतीत करते कि हैं। हम भी सचमुच मशीनों, हम अपने भीतर जो स्वातंत्र्य है उस तक नहीं पहुंच सकते। तभी इसीलिए जो हम कर्म की बात करते हैं कि कर्म की श्रृंखला में हम जुड़े हुए हैं, तो हमारे में कोई फ्रीडम नहीं है। ये बात सचमुच है। इसलिए है, तभी आपको फ्रीडम मिलेगी जब आप कर्म के बंधन से फ्री हो जाएं। और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप योग करें और अपने भीतर के
शिव बन जाए। यही पूरा सनातन है कि किस तरीके से जो आपके भीतर जो शक्ति है उससे आप जुड़ जाएं, और जब आपकी आप बात जुड़ से जाएंगे। अचानक एक बात याद आई, महादेवी वर्मा का एक कथन है, उनका एक इंटरव्यू बहुत समय पहले का है, तो उन्होंने जो सवाल पूछ रहे थे उनसे उनसे बदले में सवाल किया कि हमने मशीनें तो बहुत अच्छी बनाई, इंसान अच्छे बनाए क्या? बिल्कुल, देखिए तो अब ये सब चीजें क्योंकि पश्चिम में डर है, अगर मशीनें कॉन्शियस हो जाएं तो फिर यदि मशीनें कॉन्शियस हो जाएंगी, वो सबसे पहले जो पूरे ह्यूमैनिटी है उसको मर्डर कर देंगी, कहेंगी तो ये तो कितने हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं, कभी खुश नहीं रहते। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जो ये आत्मविज्ञान भारत का है वो हम केवल एक दूसरी ह्यूमन से ही नहीं जोड़ता है, ये हमें अन्य प्राणियों से भी जोड़ता है। कि आपने देखा होगा आजकल क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास इंटरनेट है, कितने ही क्लिप्स आपको मिलेंगे जिसमें कुत्ते और बिल्लियां एक दूसरे से जुड़ के सो रहे हैं, या अन्य कितना प्रेम हर एक अन्य जो प्राणी पशु हैं उनमें भी है। तो किस तरीके से हो सकता है अगली जो क्रांति आएगी वो हमें जो पशु है उनसे ज्यादा एक फंडामेंटल लेवल पे जोड़ लें, वो अच्छी बात नहीं होगी क्या? सही है, बिल्कुल सही है, बहुत खूबसूरत बात। तो चलते चलते अभी मुझे लग रहा है कि इस समय आपका मैंने बहुत लिया। मैं पूरे दिन बात कर सकती हूँ आपसे, पूरे दिन सुन सकती हूँ आपको, पूरे दिन नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारे विषय ऐसे हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं, मुझे लग रहा है कि इस वक्त इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन का ओवरलोडिंग है, लेकिन कायदे की बात और जो डायरेक्शन हमें मिलना चाहिए। अभी सुनने को तो बहुत कुछ है, बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन जाना कहाँ चाहिए ये बताने वाला कोई नहीं है। तो आपसे एक ये दिशा भी जो देखने वाले लोग हैं बहुत कम, अभी अभी शुरुआत ही है इस मंच की, तो बहुत अभी लोगों तक उस मायने में नहीं पहुंचता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों तक हम पहुंचना चाहते हैं उनमें अगर हम देखते हैं कि नाउम्मीदी है या कसमसाहट है, बदलने की चाह है, और उन तक हम जो बहुत मूलभूत चीजें हैं वो अभी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उनके लिए आगे का रास्ता क्या, ये जो हमारा सनातन परंपरा है, ज्ञान है, क्या इसमें से उनके लिए बड़ा रास्ता निकल सकता है क्या? खासतौर से महिलाएं, खासतौर से जो यंग बच्चे हैं, जो अभी क्या है, पलायन जो है वो बहुत बड़ी समस्या हो गई सुभाष जी, कि हम मैं हमेशा कहती हूँ कि शहर चाहते हैं कि गांव जैसे हो जाए, और गांव की चाहत है कि वो शहर जैसे हो जाए। गांव खाली हो रहे हैं क्योंकि वहां पर अवसरों की सीमाएं हैं, जबकि बड़े एंटरप्रेन्योर्स आप देखें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनको भारत के गांव में ही बहुत सारे अवसर नजर आ रहे हैं। तो ये जो विषमता का दौर है, इसको हम कैसे पाटें, और ये सनातन जो व्यवस्था है उसमें से कहीं रास्ता हमें मिलेगा क्या इसमें? तो ये तो होता ही रहेगा इस समय जो टेंशन है, क्योंकि पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई है, और डेवलपमेंट केवल फिजिकल ही नहीं भारत में होनी है, लेकिन जो अन्य जो रूल्स हैं, व्यवस्था है, लीगल सिस्टम है, बहुत इसमें बदलाव आने की जरूरत है। लेकिन ये एक प्रोसेस है, और प्रोसेस शुरू हुआ है, और इस समय जो भी साइंस हैं वो सब पॉजिटिव साइंस है। ये हम ये नहीं कह सकते कि कठिनाइयां नहीं होंगी, चैलेंजेस नहीं आएंगे और नेगेटिव फोर्सेस नहीं होंगे, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है ये हमेशा होता रहता है, एक तो हमारे भीतर और दूसरा देश में भी होता रहता है। और इस समय वो मोमेंट आ गया है कि क्योंकि आप 70% लोगों की बात कर रहे थे, कि वो 70% लोग जो ये ईवल सिटी ऑन द हिल, जिसको हम लंका कहते हैं, ईवल सिटी ऑन द हिल, पहले हम कभी कहते हैं ना गोल्डन सिटी ऑन द हिल, लंका जो नगर था जिसमें काफी कुप्रथाएं आ गई थी, तो उसके लिए सब गांव जुड़ के आए, और फिर लंका पे विजय हुई और दोबारा राम राज्य हुआ। उसी की आवश्यकता है, उसी की प्रतीक्षा हम कर रहे हैं कि सब लोग जिनमें जो सत्य से जुड़े हुए हैं वो लोग मिलकर ऐसी व्यवस्था करें कि सबको, चाहे वो नगर में हो, चाहे वो अरण्य में हो, ग्राम में हो या अरण्य में हो, उसमें
उनको वो पथ जिसको वो अपनाना चाहें अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने पर्सनल जर्नी के लिए, ज्ञान की और कर्म की और भक्ति की अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। आपने इतना वक्त दिया और पर्पस सिर्फ यही था कि मेरी अपनी जिज्ञासाओं का कुछ समाधान हो सके, और जिन लोगों से हमारा इंटरेक्शन अक्सर रहता है और जिनके लिए थोड़ी तकलीफ होती है दिल में, उनकी तकलीफ को समझने वाले लोग बढ़ें, और उस तकलीफ को दूर करने के लिए जो समाधान हमारे पास में बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर, नीतिगत स्तर पर खासतौर से होने चाहिए, उसके लिए हम सब लोग मिलके, जो थोड़े से ज्यादा सक्षम लोग हैं, आप जैसे लोग हैं जो बड़ी जगह बैठे हैं, बड़े लोगों से जिनका इंटरेक्शन होता है, वहां तक वो बात पहुंचे, और हमें कभी मौका मिले कि आपसे रूबरू होने का, तो आप कभी भी भारत पधारें तो वो मौका हम चाहेंगे कि आपसे कभी मुलाकात हो सके। बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया और इतने खुले मन से, इतने सहज तरीके से आप बात करते हैं। बहुत आनंद आया, और फिर एक बार और मौका हम चाहेंगे आपसे कि कभी फिर किसी मौके पर और मुलाकात हो सके। धन्यवाद शिप्रा जी, बहुत ही मजा आया आपसे इस वार्तालाप में, संवाद में। धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।